कौन ये इमेजिन कर सकता था कि पूरा अरब लीग भारत में आया होगा। आज आया हुआ है और भारत इस मीटिंग को चेयर कर रहा होगा। कैसे कहा जाता था हिंदू राष्ट्रवादी सरकार बन रही है 2014 में और हमारे पूरे अरब वर्ल्ड से रिश्ते खराब हो जाएंगे, हमारे ट्रेड की कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, हमारे जो नागरिक इन देशों में हैं और बहुत सारा फॉरेन रेमिटेंस भारत में आता है वहां पे उनके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। किस तरह भारत के रिश्ते इन लगभग 50 देशों से बिगड़ जाएंगे क्योंकि इनका इम्पैक्ट एक वाइडर है, और किस तरह हमारे रीजन के अंदर पाकिस्तान का बहुत पैदा हो जाएगा। ये सब कहा जाता था। अगर आपको याद ना हो 2014 के अंदर हुआ क्या, पूरा अरब लीग भारत में आया हुआ है, भारत को चेयर कर रहा है यूएई के साथ, और इसके अंदर जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इंडिया के रिलेशनशिप्स को लेके, इंडिया के जो सिटीजन्स वहां पे काम कर रहे हैं एट ऑल लेवल्स उसको लेके एक मैसिव गेम चेंजर हो रहा है। वो सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ चैनल पे, आप उनको जानते ही हैं, उमेश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं जो अपना यूनिक पर्सपेक्टिव देने जा रहे हैं और कई अंदर की बातें आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसका जो असर है वो लॉन्ग टर्म होने जा रहा है। और दुबई तो बहुत इंडियंस जाते हैं और बहुत ज्यादा जाना शुरू हो गए हैं, अबू धाबी भी, यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट्स बहुत हैं, तो पूरा डायनामिक वर्ल्ड हो रहा है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा और मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको खुद भी बताऊंगा। थैंक यू उमेश जी फॉर ज्वाइनिंग। जय सिया राम जी। तो अब शुरुआत ही करें कि 2014 से करें एक बार कि किस तरह वर्ल्ड बदला है। जो कहा जाता था सारे पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएंगे और छोटी मोटी बातें, गल्फ कंट्रीज मूवी बैन कर रही है पे लोग बहुत उछलते हैं, पर जहां मैसिव ट्रेड हो रहा है वहां के लिए भारत की अध्यक्षता में आ रहे हैं, तो किस तरह इसका ग्लोबल सिग्निफिकेंस है। देखिए, मैं बहुत ही रिसेंट घटना से स्टार्ट करना चाहूंगा। जब यूएई के राष्ट्रपति भारत आए थे 2 घंटे के लिए, और वो उन्होंने डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की थी। क्योंकि पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक नेटो बना रहा है, जिसमें उसने ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन कर दिया है, और इसके साथ टर्की भी जुड़ रहा है। और ये जो एक्सेस है, ये इन लोगों का जो इस्लामिक नेटो बोल रहे हैं, ये इसके अंदर और भी नेशंस है जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, कतर, सबको ज्वाइन करवाना चाहते हैं। इसी बीच सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में प्रॉब्लम्स खड़े हो चुके हैं, क्योंकि यमन और सोमालीलैंड के अंदर उनके खुद के कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं। और सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ ड्रिफ्ट हो गया है। यूएई ने एक तरह से भारत को अपना साथ चुना है, और इस मीटिंग के अंदर जो चेयर कर रहे हैं भारत के साथ, को चेयर वो यूएई कर रहे हैं। और इन्होंने एक तरह से ये इमीडिएट इमरजेंसी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, ये 10 साल बाद हो रही है। और ये भी देखिए कि कितने सारे जो अरब नेशंस है उन्होंने मोदी जी को अपना हाईएस्ट ऑनर दिया है। सऊदी अरेबिया ने भी दिया है, यूएई ने भी दिया है, सब ने दिया। अफगानिस्तान, मतलब 27 से 28 नेशंस ने अपना जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है वो मोदी जी को कन्फर किया है। यूएई ने भारत जो गल्फ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे पहला जो हिंदू मंदिर है वो अलाउ किया है 2024 में। आप सोचिए, ये कोई सोच भी नहीं पाता था 2014 में। अब ये हो रहा है। ये तो हो गई कल्चरल और डिफेंस एग्रीमेंट की बात। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो अरब लीग है वो अभी अमेरिका से परेशान हो चुका है। अमेरिका जो है वो निकलना चाहता है मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स के साथ। वो वहां पर अपनी ट्रूप्स को स्टेशन करना नहीं देना चाहता। वो चाहता है अरब लीग जो है उनसे उनके हथियार खरीदते रहे, और उनको एक तरह से वहां पर सिर्फ बेस बना के दे, ताकि वो सप्लाई रूट्स को कंट्रोल कर सके। देखिए, ईरान के ऊपर भी अभी हमला होना जा रहा है। अमेरिका ने अपनी जो आर्मडा है, यूएसएस लिंकन वॉरशिप, वो भेज दिया है। C2 बॉम्बर्स भी भेज दिए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि दिस विल बी वन ऑफ द हेवीएस्ट बॉम्बिंग इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अरब लीग जो है वो अमेरिका के साथ जाना नहीं चाहता। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है, जिसके द्वारा वर्ल्ड का मैक्सिमम जो क्रूड ट्रेड होता है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है।
अब अमेरिका का सीधी हिसाब है कि अगर आपने डॉलर में ट्रेड नहीं किया है तो हम आपकी सप्लाई रोक देंगे, हम वहां पर वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे सब। और ये एक जियो पॉलिटिकल उथल पुथल करने की बात कर रहा है अमेरिका। वेनेजुएला में जैसे निकोलस मदुरो को उन्होंने उठाया था, वैसे ही ईरान के अंदर वो खमेनी को हटाना चाहते हैं। जो भी समझ लीजिए डॉलर के अगेंस्ट जाता है, अमेरिका उसको छोड़ेगा नहीं। अभी एक इंटरेस्टिंग देखिए कि चाइना के अंदर भी शी जिनपिंग के खिलाफ एक तरह से सत्ता परिवर्तन की बातें आ रही है। वहां पर भी जैंग यूसिया को पकड़ लिया गया है और अभी रिपोर्ट यहां तक आ चुके हैं कि बीजिंग के अंदर वहां पर ट्रूप्स को मोबिलाइज किया जा रहा है। चाइना के अंदर इंटरनल सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। ये इसके लिए बता रहा हूं, जो अरब कंट्रीज है उन्होंने अभी चाइना के साथ भी अपने रिलेशनशिप बनाए हैं। अब चाइना एक तरह से बैकफुट पे आ रहा है और आप ये भी देख रहे हैं कि यूएस अपनी दादागिरी कर रहा है, रशिया चुपचाप बैठा है और इंडिया जो है एक तरह से न्यूट्रल खेल रहा है। और जो गल्फ कंट्रीज है इंडिया पे भरोसा भी करते हैं और भारत जो है आईमेक को ऑपरेशनलाइज करना चाहता है, इंडो मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज का एक तरह से वहां पर इनको भारत को सपोर्ट चाहिए, जैसे सऊदी अरेबिया का भी सपोर्ट चाहिए। इसी मद्देनजर आप ये देख रहे हैं कि भारत ने ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज किया है ताकि उनकी जो इकोनॉमिक नीड्स है, सेकेंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नीड्स है, लॉजिस्टिकल नीड्स है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की नीड्स है। एक और एक चीज है जो सबसे बड़ी बताती है कि जो दुबई है वो फाइनेंशियल हब बनता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड के जितने भी कैपिटलिस्ट है वो दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं, जो अमेरिकन भी है दे आर शिफ्टिंग टू दुबई। सबसे बड़ी बात ये देखिए, यूएई के जो राष्ट्रपति है वो भारत आए थे, उसके बाद वो गए हुए हैं रशिया, और रशिया के अंदर रशिया ने उनको ये भी बोल दिया है कि हम हमारे जो ओवरसीज रूबल जो आपके यहाँ हैं हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यूएई को एक तरह से मतलब आप ये समझ लीजिए इट इज एमर्जिंग आउट ऑफ द शेडोज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और पेट्रो डॉलर सिस्टम, और इसका जो बेनिफिट्स है ये बताना चाहते हैं अरब स्टेट्स को। इससे आपने जो बोले कमेंट, इससे तीन चीजें मैं थोड़ा आपसे एक्सपेंशन चाहूंगा। यूएई पे आना चाहूंगा। रशिया की इन्वेस्टमेंट जो करना चाह रही है रशिया अपने रूबल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि रशिया की भी ओवर द इयर्स बहुत डोमिनेशन हो गई है यूएई के अंदर, बिकॉज वहां पे भी वो सेफ एक हेवन पा रहे हैं उसको। यूके से बहुत लोग गए हैं इंक्लूडिंग लक्ष्मी मित्तल के, यूके की टैक्स पॉलिसीज ऐसी हो गई हैं। तो एक जो हम 80s में सुनते थे स्विट्जरलैंड फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, या बाद में आया बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो करीबियन में हैं, अब सुनने में आ रहा है यूएई उस तरह की एक डेस्टिनेशन बन रही है और उससे बेटर बन रही है क्योंकि इनके पास अपने भी पेट्रो डॉलर्स हैं। बट मैं उससे आने से पहले एक कमेंट चाहूंगा। आपने ईरान की बात करी, आज ही बहुत सारे बड़े नाम आए हैं एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, बहुत उसमें बहुत ज्यादा चीजें बाहर निकल के आई हैं। एलॉन मस्क मांग रहे हैं वाइल्ड वाइल्ड पार्टी, जो कह रहे थे मैं गया ही नहीं वहां पे। बिल गेट्स के ऊपर एलिगेशन आ रही है कि वो इस तरह की वैक्सीन या प्रिवेंशन मांग रहे थे अपनी वाइफ के लिए, जो वो अपनी वाइफ को बिना बताए दे दें क्योंकि उनको रशियन लड़कियों के साथ कुछ एसटीडी टाइप हो गया था। अब ये प्रूवेबल है नहीं प्रूवेबल है, कितना सच है नहीं है, वो सब यूएस जाने। पर क्या मैं एप्स्टीन फाइल से बाहर निकल के आप इसको भी ईरान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि अगर इतना ज्यादा वहां पे ये चर्चा बनेगी तो यूएस हिस्टोरिकली डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी देश के ऊपर हमला कर देता है। बिल क्लिंटन ने अपने टाइम पे ये किया था। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आपने ये भी एक एंगल लगाया है, आई एग्री टू दैट। और ये भी देखिए कि मोसाद के पास ये फाइल्स है, जो एप्स्टीन है वो मोसाद का एजेंट है, और एक तरह से बीबी जो है वो मदारी है और ट्रंप एक तरह से मंकी साबित हो रहे हैं। अब एक और एक चीज है, इट सर्व्स बोथ द पर्पस ऑफ अमेरिका एंड इट सर्व्स द पर्पस ऑफ इजराइल एज वेल। बट अरब स्टेट्स जो है इसके अंदर घुसना नहीं चाहते, दे वांट टू रिमेन न्यूट्रल, क्योंकि ईरान के पास बहुत सारी मिसाइल्स है, मिसाइल्स की उन्होंने जखीरा बना के रखा है। उन्होंने एक तरह से बोल भी दिया है इफ आपने कोई हमला किया, इतनी मिसाइल्स आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आपका आयरन डोम सिस्टम भी उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। और ईरान के पास ड्रोन्स है, यूएवी मिसाइल्स है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। इनफैक्ट बताया ये भी जाता है कि उनके पास अनटेस्टेड एक यूरेनियम बॉम्ब्स भी है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी है।
उसको भी वो यूज कर सकता है। इसके लिए अमेरिका जब कभी भी हमला करेगा वो शॉक एंड ऑ की बात करेगा, जिसमें कारपेट बॉम्बिंग करेगा, सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन, सारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेटेड तरीके से वो खत्म करने वाला है। ईरान भी एक तरह से तैयार हो चुका है फॉर द फाइनल बैटल। मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशन बहुत एक तरह से चेंज होते जा रहे हैं। इससे वहां पर जो जितने भी छोटे छोटे देश हैं उनको एक तरह से एंकर चाहिए जो भारत के अंदर वो ट्रस्ट रख सकते हैं। देखिए ईश्वरन जी, आपको याद होगा भारत की करेंसी जो है 1966 तक मिडिल ईस्ट में चलती भी थी और उसके बाद उसको डीवैल्यू कर दिया गया था। सो सिमिलर अरेंजमेंट कुछ वापस आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है, लोगों को यहाँ पर एक ट्रस्ट भी है। हमने गिफ्ट सिटी एस्टेब्लिश की है, हमने धोलेरा सिटी एस्टेब्लिश की है, हम वर्ल्ड के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। हम यहाँ पर एक तरह से आप ये देखिए एविएशन सेक्टर भारत के अंदर आ रहा है और पीएलआई भी हम दे रहे हैं फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ पर रीग्रुप हो रहा है। सबको मालूम पड़ रहा है कि न्यू एज प्लस ओल्ड एज इंडस्ट्रीज दोनों जो है भारत के अंदर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है और इसी के लिए 22 जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो भारत के साथ मिल रहे हैं ताकि भारत उनको एक बता सके कि आपको अमेरिकन और चाइनीज इन्फ्लुएंस से बाहर आना है। आपको ऐसा करना है कि जैसे अफ्रीकन यूनियन को भारत ने G20 में एक तरह से वॉइस दी है, वैसे ही मिडिल ईस्ट के अंदर जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है उनको भी बोल रहे हैं कि आप इसके अंदर अपने लिए स्टैंड करिए। आप यूनाइटेड रहेंगे तो कोई भी आपको दबा नहीं सकता। आपके पास कैपिटल है, आपके पास रिसोर्सेस है और अगर आपको डिफेंस नीड चाहिए तो हम देने को तैयार है। और ये जो रहेगा इट विल नॉट बी अ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, ये इक्वालिटी की बात होगी। और एक चीज है इसके अंदर, आप ये देखिए कि पाकिस्तान और टर्की को इनवाइट नहीं किया गया, लिबिया जो है वो इसमें आया हुआ है और सऊदी अरेबिया भी आया हुआ है। सऊदी अरेबिया थोड़ा इसकी पॉलिटिक्स पे जाइए, मैं यही पे आना चाह रहा था, पाकिस्तान टर्की, क्योंकि अरब लीग का आना अगर लोग धीरे धीरे समझेंगे इसके पीछे बहुत पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी होगी पाकिस्तान के द्वारा, टर्की द्वारा, जो इस्लामिक नेटो बनाना चाहता है। तो आपको क्या लगता है बिहाइंड द सीन क्यों पाकिस्तान को आउट किया गया, क्यों टर्की को इग्नोर किया गया और किस तरह ये इंप्लीमेंट हुआ? क्या इसको आप जोड़ते हैं जो 2 घंटे की विजिट आई थी उस समय सबको लगा था हिस्टोरिक चीजें हुई हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएई की, और हमें लगा वो डील को लेके थी, उस डील में बहुत कुछ हुआ था। क्या आपको लगता है इसके भी फाइनल टचेस देने के लिए आ रहे थे, क्योंकि बिहाइंड द सीन बहुत रेजिस्टेंस हुई होगी इसको लेके? इतना छोटी बात नहीं है कि आप इंडिया आइए, इंडिया के अंदर मीटिंग कीजिए, 10 साल बाद हो रही है, 20-22 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर इंडिया को को चेयर कीजिए, को चेयर में आपका पार्टनर यूएई है जिसके साथ आपके स्पेशल रिलेशनशिप हो रहे हैं। तो अरब वर्ल्ड की पॉलिटिकल क्या हुई कि सब मानने को क्यों आए और किन देशों को आउट किया गया? देखिए आज अरब वर्ल्ड के अंदर 4 देश ऐसे, 4 या 5 देश है वहां के खलीफा बनना चाहते हैं। एक तो टर्की है, सेकेंड सऊदी अरेबिया है जिसको अभी ये ताज मिला हुआ है, फिर बाद में कतर है और ईरान है। ईरान का जो खमेनी है उसका तो निपटारा अमेरिका कर देगा। और टर्की जो है एक तरह से बनना चाहता है पर टर्की अनरिलायबल है। सऊदी भी एक तरह से, सऊदी जो अल सऊद है रेजिम वहां पर, वो चाहता है सिक्योरिटी गारंटी, उसको अमेरिका ने अभी तक सिक्योरिटी गारंटी दिया है। पर मोहम्मद बिन सलमान समझ चुके हैं कि अभी उनको बियॉन्ड यूएस सोचने की जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसके लिए साइन किया क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को $4 बिलियन देने के हैं और सऊदी अरेबिया उस $4 बिलियन के एवज में पाकिस्तान की जो फोर्सेस है उसको फ्रंटलाइन डिप्लॉयमेंट कर रहा है, ताकि अगर वॉर होता जाए तो फर्स्ट पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस है जो वहां पर डिप्लॉयड रहेगी वो मैक्सिमम कैजुअलिटीज लेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको फाइनेंस भी किया था सऊदी ने 1970-1980 में। सऊदी अरेबिया अभी चाहता है कि वो जो न्यूक्लियर वेपन जो पाकिस्तान की कस्टडी में है वो उसको वापस मिल जाए। ये एक तरह से कंपल्शन है, इसके लिए सऊदी अरेबिया उस एग्रीमेंट में गया है। बट अब इस एक्सेस को बड़ा नहीं बनना चाहता है। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता है कि टर्की का इन्फ्लुएंस बढ़े, पर वो डायरेक्टली नहीं बोल सकता। इसके लिए उन्होंने एक तरह से भारत को इन्वॉल्व किया है
और भारत यहाँ पर एक तरह से इन्वॉल्व होकर वो बता रहा है कि आप हमसे ट्रेड करिए, आपकी इकोनॉमी इंटरलिंक्ड है, हमारे जो लोग हैं वहां पर जाके वहां की इकोनॉमी में सहायता भी करते हैं, वहां पे कंप्लायंट सिटीजन्स है ना, तो कोई और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये सब चीजें सबको मालूम है कि भारत का ह्यूमन पावर, भारत का स्किल पावर और भारत के पास जो मार्केट है, सेकंड जो इतने बड़े फंड्स इनके पास है, यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड या सऊदी के फंड्स हैं, उनको भी एक इन्वेस्टमेंट मार्केट चाहिए। सऊदी इज लुकिंग टू इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन मार्केट एज वेल, और बताया जाता है कि अराउंड $90 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार भी हो चुका है। तो ये सब चीज बताया जाता है कि जो गल्फ स्टेट्स है, दे आर लुकिंग फॉर डेवलपमेंट, दे आर लुकिंग फॉर फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम। सऊदी जो है विजन 2031 के अंदर सोच रहा है कि सऊदी के अंदर नॉन ऑयल रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए। उसको चाहिएगा टूरिस्ट, उसको चाहिएगा इन्वेस्टमेंट्स, उसको चाहिएगा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। इतने दिन वो सोच रहा था अमेरिका कर देगा, पर अमेरिका का जो होता है ना कंडीशंस के साथ आता है, उनके जो एक तरह से आपको ये देना पड़ता है तभी वो करते हैं। भारत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत उनको एक ही चीज बोलता है, आप पाकिस्तान के साथ भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट करिए, बट हमारे कंसर्न्स रख लीजिए। तो सऊदी कैन डू द फाइन एक्ट ऑफ बैलेंसिंग विद इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, क्योंकि पाकिस्तान से $4 बिलियन निकालने हैं, ये इंडिया भी समझता है। ये अभी तो एक शहबाज शरीफ की भी एक वीडियो आई है जिसमें वो कह रहा है कि जब हमें आईएमएफ जाना पड़ता है, देशों के पास जाना पड़ता है लोन लेने के लिए, बिलियन लेने की, कितनी जलालत होती है, कितनी इंसल्ट होती है, किसी को अच्छा नहीं लगता। वो एड्रेस कर रहा है अपनी ऑडियंसेस को। पाकिस्तान की हालत वो है। अब पाकिस्तान टर्की अरब लीग का हिस्सा नहीं है, बट टर्की की तो बहुत इन्फ्लुएंस है इन देशों के अंदर। टर्की और स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं। तो आपको लगता है ये अरब लीग भारत के साथ जो कर रहा है, साथ ही साथ स्पेसिफिक संदेश दे रहा है, क्योंकि टर्की को हमेशा एंटी इंडिया स्टैंड लेता है, पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सर करता है। टर्की ने पाकिस्तान की मदद भी की थी जंग के अंदर। तो क्या ये भारत की लोकेशन चूज करना, एक सडन मीटिंग करके, एक बड़ा मैसेज है अरब लीग का टर्की और पाकिस्तान को कि भैया तुम भी एक दायरे में रहो, नहीं तो इंडिया जो सुपर पावर है कंपेयर टू टर्की और पाकिस्तान, मुझे बोलने में कोई शक नहीं है, उनके सामने भी है सुपर पावर। तो हम इंडिया के साथ जुड़ के डीप लॉन्ग टर्म डिफेंस टाइज, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने अच्छे खासे टर्किश वेपन की भी बैंड बजाई, हमने पाकिस्तान की तो खैर क्या ही बजानी बैंड की बोलना, चाइनीज, टर्किश, यूएस, पाकिस्तान के पास सारे वर्ल्ड का चंदा मांगा हुआ है ना, तो हमने उसका पूरा बैंड बजाया। आपको लगता है ये गेम विद इन अ गेम अरब लीग की टर्की और पाकिस्तान के साथ भी है, स्पेशली टर्की के साथ है? देखिए, टर्की जो है एक तरह से खलीफा बनना चाहता है, और टर्की के जो एर्दोगान है वो सब जगह से इन्फ्लुएंस लेते रहते हैं, वो एक दूसरे को भिड़ा कर अपने लिए बेस्ट डील लेते रहते हैं। टर्की इज अ मेंबर ऑफ नेटो एज वेल, और अगर टर्की अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहेगा फ्यूचर में, तो इनडायरेक्टली अमेरिका उसको कंट्रोल करेगा एर्दोगान के द्वारा। अब टर्की के इन्फ्लुएंस को भी हटाने के लिए उन्होंने भारत को चुना है, और भारत को बता दिया है कि हम आपके साथ चलने को तैयार है। और एक चीज देखिए, जब वर्ल्ड के अंदर जब कोविड वायरस आया था, तो हमने 110 कंट्रीज को हमने वैक्सीन भेजी थी, इवन पाकिस्तान को भी। तो सबको समझ में आ गया कि भारत के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। अफगानिस्तान में 2.5 लाख टन हमने वीट भेजा है। जो तालिबान रेजिम एंटी इंडिया थी, 15 अगस्त 2021 को काबुल के अंदर आईएसआई का चीफ फैज अहमद, उनकी ताजपोशी में शिरकत हुआ था। वो तालिबान आज पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल खतरा हो चुका है। दिस इज द पावर ऑफ डिप्लोमेसी जो भारत कर रहा है। सबको मालूम पड़ गया कि भारत के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, भारत जो बोलेगा वो करेगा। भारत के साथ डेवलपमेंट है, भारत के साथ ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो भी हो सकता है। एक चीज जो मैं ये भी बोल सकता हूं, जो एक तरह से जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक हो सकता है, भारत का यूपीआई जो है वो एक तरह से इमीडिएटली 22 देशों में एक साथ भी चालू हो सकता है। जापान के अंदर ऑलरेडी टेस्टिंग हो रही है यूपीआई की। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इकोनॉमिक अर्थक्वेक हो जाएगा अगर हमारी करेंसी बेडरॉक बन जाए वहां पे यूज होने की, और फिर ट्रेड की, और इतने इंडियंस वहां पे हैं, उनके लिए देखो सिटीजन्स के लिए भी कितनी कन्वीनियंस हो जाएगी। आपकी कन्वीनियंस, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर और इकोनॉमिक कन्वर्जेंस, बहुत बहुत ये तो एक गेम चार्टरिंग हो सकता है। आपको लगता है संभावना है इसकी?
ये देखिए होने की संभावना भी है, क्योंकि ईयू जो है भारत की डीपीआई जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अडॉप्ट करना चाहता है। वो अपने जो जितने भी डिजिटल सिस्टम्स है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी है, वो यूरोपियन सेंट्रिक बनाना चाहता है। वो अमेरिकन स्टैक को हटा के यूरोपियन स्टैक बनाना चाहता है। तो ये जो है भारत का अगर डीपीआई अडॉप्ट होता है तो उसके अंदर यूपीआई भी आ जाता है। समझ लीजिए रशिया भी भारत के साथ अभी यूपीआई की लिंकिंग के लिए बात चल रहा है। और दुबई के जो प्रेसिडेंट है, जब वो मोदी जी से मिले कार में, तो 1-to-1 बात हुई है। और उसके अंदर मेरे हिसाब से डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम भी डिस्कस किया गया था, क्योंकि उसके बाद यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो रशिया गए थे। तो ट्राइलेटरल अलायंस भी हो रहा है। ये देखिए इंडिया, यूएई और रशिया के बीच में बहुत बार तो भारत को अगर पेमेंट करना है रशिया को, तो वो दिरम्स को यूज कर लेता है। तो ये इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ करेंसी सेटलमेंट्स, ये भी बात हो रही है। देखिए आप ईयू के साथ भी अगर अगर आप देखिए, फ्रांस के साथ तो हमारा जो यूपीआई है वो चल ही रहा है। उसके साथ अगर ग्लोबली ईयू के अंदर अडॉप्ट हो जाता है तो 27 + 22 49 नेशंस में एक साथ अडॉप्ट हो जाएगा। दिस विल बी द मास्टर स्ट्रोक। और सेकेंड आप ये देखिए कि और ये सारे पैसे वाले देश हैं। देखिए देश तो वर्ल्ड में बहुत हैं, बट इफेक्टिवली अगर आपका अरब लीग और ईयू से ट्रेड हो जाए मोटा मोटा, आपने वर्ल्ड का मैं बोलूंगा जीडीपी का ऑलमोस्ट 40% कवर कर लेंगे आप। 25-27% तो ईयू है, ये भी 10-15% तो होगा, मुझे बताने एग्जैक्ट आंकड़े, पर मोटा मोटा 40% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इंडियन रुपी के साथ ट्रेड हो जाएगा। और ये भी देखिए कि रशिया भी भारत के साथ आने को तैयार है। ये एक तरह से भारत के आरबीआई ने अलाउ किया है कि रशियन कंपनीज भारत के जो बॉन्ड्स है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो रशिया जो है भारत के अंदर जो डोमेस्टिक कंपनीज है उसके अंदर भी लैंड कर सकता है। और भारत की के अंदर जो सेबर बैंक जो ऑपरेट करता है, उन्होंने रशियन सिटीजन्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए भारत मार्केट में म्यूचुअल फंड भी निकाल दिया है। सिमिलर अरेंजमेंट जो है भारत शायद अरब लीग के साथ भी करेगा, और ईयू के साथ भी ये क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ डील होगी, जिसमें हम जो डील करेंगे भारत का रुपया और ईयू के बीच में लोकल करेंसी ट्रेड सेटलमेंट होगा, नॉन डॉलर ट्रेड सेटलमेंट। ये भी एक तरह से बातचीत हो सकती है। और एक चीज है, एनर्जी प्रोडक्ट के अंदर अगर आप डाइवर्सिफाई कर लेते हो, तो आप ये भी देखिए कि एक तरह से डॉलर को आप चैलेंज भी कर ले रहे हो। और ये सीरियस मैटर इसके लिए है क्योंकि गौतम अदानी के ऊपर अभी एक लॉसूट यूएस की एससीसी सर्व करने वाली है। तो अमेरिका जो है डॉलर की बादशाह बचाने के लिए कुछ भी करेगा, और भारत जो है अपनी डिप्लोमेसी के द्वारा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सेटलमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन रूपी करने की कवायद कर रहा है। ये मुझे नजर आ रहा है। सॉरी, अब मैं जरा थोड़ा डिफेंस पे आऊंगा, क्योंकि मनी इम्पैक्ट अगर हो जाए वो तो अर्थक्वेक से भी ज्यादा है। थोड़ा मैं जरा डिफेंस को लेके आऊं, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के फुट सोल्जर्स चाह रहा है। वो पता है उसको कि आबादी ज्यादा है, बच्चे सिर्फ पैदा होते हैं वहां पे, व्यापार कुछ है नहीं, तो इनको फुट सोल्जर्स बना लो, ठीक है, मरे जिए थोड़े पैसे फेंको आ जाएंगे। पर दूसरी तरफ आपको क्या डिफेंस कॉरपोरेशन लगती है इंडिया और उसके बीच में? क्योंकि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में ये साबित किया कि एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एट अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस। आयरन डोम में आपको चलाना है इसराइल में तो $5-5 मिलियन लग जाते हैं। वो $200 का ड्रोन फेंकता है, आपका $5 मिलियन का उसको रोकने के लिए लगता है। तो भैया कितनी देर कर सकते हो, जितने मर्जी अमीर हो। इंडिया की जो कॉस्ट पावर है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस पावर है, वो आपको लगता है जब इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है सऊदी अरेबिया की, जब इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है इन सब कंट्रीज की, तो डिफेंस के लिए दे नीड वेपनरी फ्रॉम इंडिया एट अ रीजनेबल प्राइस। आपको डिफेंस कॉर्पोरेशन के फील्ड में क्या दिख रहा है? डेफिनेटली यूएस की 38% जो मिलिट्री एक्सपोर्ट्स है वो गल्फ में होता है। बड़े कंट्रीज जैसे कतर है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब अमेरिकन वेपनरी लेते हैं। अब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया है कि हमने टर्किश, चाइनीज एंड अमेरिकन वेपन्स को न्यूट्रलाइज किया है।
और ये भी बात आ रही है कि यूएई के जो प्रेसिडेंट आए थे, ही वॉज इंटरेस्टेड इन ब्रह्मोस एंड आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत सरकार जो है वो अपनी जो आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंटिन्यूसली अपग्रेड करता जा रहा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्ट एनर्जी लेजर वेपन्स यूज किए थे। उस समय हमारी जो कैपेसिटी थी 30 किलोवाट्स की थी, उसको अभी 300 किलोवाट्स करने की वो अभी टेस्टिंग चालू कर चुके हैं। जो हमारी जो ऑपरेशनल रेंज है वो बढ़ाया जा रहा है। देखिए ये जो लेजर वेपन्स है ना, उसके लिए आपको खर्चा करने की कुछ जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। मतलब एक शॉट फायर करोगे तो 400-500 रुपए ही लगेंगे, इतना ही डिफरेंस है। मतलब आप सोचिए मिलियंस ऑफ रुपीज। अब ये सब चीज मैं इसके लिए बता रहा हूं कि ये भारत की इंडिजिनस इंजीन्युइटी है। मतलब हमारी जो सोच है कि वी आर प्रोड्यूसिंग वेपन्स एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। मैं ये चीप नहीं बोलूंगा, रीजनेबल एंड रिसोर्सफुल कॉस्ट में आ रहा है और इफेक्टिव भी है और विद जीरो कैजुअलिटीज। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे मेरे ख्याल से थर्ड नाइट पे थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स भारत की तरफ डाले थे। वैष्णव देवी के ऊपर भी ड्रोन्स भेजे थे। दिल्ली के ऊपर भी एक मिसाइल आई थी जिसको मेरे हिसाब से हिसार में इंटरसेप्ट कर लिया गया। तो ये बताता है कि भारत के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट है। और उस समय हम तो अपने घर में सो रहे थे। सोचिए हमारे जो डिफेंस पर्सनल है वो रात दिन भर के काम कर रहे थे और उसी समय भारत ने यह भी सोचा कि इन पागलों के साथ लड़ने से कोई मतलब नहीं है, एक तरह से सीज फायर कर सकते हैं। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के सारे मिसाइल्स और सारे जो बेसिस है उसको तबाह कर दिया था। भारत चाहता अगर अपनी ब्रह्मोस अगर हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी पे भेजते या उनके कोई भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे भेजते, पाकिस्तान तबाह हो जाता। ये आपको मैं बता देता हूं क्योंकि देर उमेश जी, नहीं, दूसरी दूसरी बात बहुत लोग अभी भी नहीं समझते, ये मुझे खुल के बोलने में कोई संकोच नहीं है। उस समय बहुत लोगों को बुरा लगा कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया गया। आप रियलाइज कीजिए, अगर आप एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएं, वो भी एक थके हुए देश से, देखो चाइना से अगर आप लड़ें, अगर उस तरह हालत पड़ती है तो मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। चाइना भी फंसेगा, आप भी फंसोगे, एक स्ट्रगल होगी। यहां तो एक बिल्कुल ही लिटरल जंगली सुअर से आप जाके चीकड़ में लड़ रहे हैं जिसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है। वो सिर्फ आपको फंसा के चाइना इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, ईयू इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी इंडिया में, इंडस्ट्री नहीं आएगी इंडिया में, यूएस के पास बहाना मिल जाएगा, अनस्टेबल रीजन है, यहाँ के सारे एमएनसी के एग्जीक्यूटिव्स अगर जंग हो रही है वापस चले जाएंगे यूएस के अंदर, ऑपरेशन शट डाउन हो जाएंगे। देखो लॉन्ग पर्सपेक्टिव क्या है, यूक्रेन की वजह से यूक्रेन के सिटीजन बाहर भाग गए ना। तो जो अनफॉर्चुनेट है बट ट्रू है, इंडिया का जो एब्सोल्यूट एलीट है, इंडस्ट्रियलिस्ट एलीट, वो बाहर जाएगा, वो रिस्क नहीं लेगा। वो राष्ट्रवादी जितना है नहीं, अलग बात है, वो सारे अपने बच्चों को बाहर भेज देंगे, फॉरेन नेशनल सारे बाहर चले जाएंगे अगर लॉन्ग टर्म 6-8 महीने 3 महीने की लड़ाई होती है, राइट। आपकी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी। पाकिस्तान इज अ डर्टी वाइल्ड पिग, उसको आपको उस तरह डील करना है कि वो भारत में टेरर ना कर पाए, पर लॉन्ग टर्म उसके साथ एंगेज होके आपकी पूरी जर्नी डिरेल हो सकती है। आपको अपने लेवल पे लड़ना है। चाइना है, अगर चाइना नहीं होता, कॉपरेशन होती है, अच्छा है, नहीं होता, लड़ाई होती है। मेरा ये मानना है कि हमें इकोनॉमिक कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी यहाँ पे फंसने की। ये आप बरोबर बोल रहे हैं। देखिए गलवान के बाद भी चाहता तो चाइना हमारे साथ युद्ध कर सकता था, पर चाइना चोज नॉट टू एंगेज विद इंडिया मिलिटरीली, क्योंकि चाइना इसके साथ हमारा $100 बिलियन का डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट। फॉर दैट $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट चाइना ने सोचा कोई मतलब नहीं है अगर हम गलवान या कुछ ले लेंगे। एक और एक चीज है, भारत की जो इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है वहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। भले ही आप देख लीजिए मेडिकल में एपीआई देख लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देख लीजिए, हमारे जो अगर जो एयरपोर्ट्स या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सब चाइना से आते हैं। इवन टनल बोरिंग मशीन जो है वो चाइना से आ रही है। चाइना को समझ में आ गया भारत के साथ एंगेज करने में फायदा है, रादर देन गोइंग फॉर एन ऑल आउट वॉर। हम प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं अभी, और आज भारत के पास सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। वो जो चाइना की जो कोस्टल सिटीज है उसको तहस नहस कर सकता है, वहां पर हम न्यूक्लियर बॉम्ब भेज सकते हैं। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चाइना की 20 ट्रिलियन है। और अगर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, चाइना विल लूज हेवीली, एंड चाइना डज नॉट वांट टू लूज इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो अचीव किया है उन्होंने 30 साल में। ये एक रीजन होता है, ये लोगों को समझना पड़ेगा
कि वॉर जो होता है जनरली इट इज नॉट फॉट अलोंग द बॉर्डर्स, इट इज फॉट ऑन अ डिफरेंट टेरिटरी। अब भारत और जो पाकिस्तान है वो उन्होंने अपना जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है या स्पीयर ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उन्होंने अपनी टेरिटरी में ना रख के अरब स्टेट्स में कर रहे हैं। और ये जो गल्फ काउंसिल जो अभी भारत ने ऑर्गेनाइज किया है, ये फॉरेन अरब मिनिस्टर्स मीट, ये एक तरह से पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को नलीफाई करने के लिए किया है। दिस इज द वे द जियोपॉलिटिक्स वर्क्स। आपको इन्फ्लुएंस चाहिए, आपको पावर चाहिए, आपको एक तरह से ग्रुपिंग्स चाहिए। इस्लामिक देशों के अगेंस्ट पाकिस्तान को इररिलेवेंट बनाना, ये एक बहुत बड़ी नॉट डिप्लोमेटिक ओनली विक्ट्री है। पाकिस्तान उमेश जी, मैं पाकिस्तान से ज्यादा मानता हूं टर्की को, क्योंकि पाकिस्तान यस, का बाप तो टर्की है, अगर मैं बहुत बेसिक भाषा में बोलूं तो वो डेफिनेटली। टर्की के जो सपने हैं वो टर्की को भी रेलेवेंट कर दिया आपने भारत की लोकेशन चूज करके और भारत में रखे। कुछ जो बड़ी चीजें बोल रहे हैं यहाँ पे, वो एनर्जी ट्रेड को लेके वो बात कर रहे हैं, यहाँ पे एआई को लेके जो की इवेंट्स हैं, क्योंकि जो इंडिया यूएई की डील हुई थी उसके अंदर ये क्लियर हुआ था कि हम नेचुरल लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेंगे यूएई से। उसमें क्लियर हुआ था कि हम अपने किस तरह के रिश्ते करेंगे, पीएम भी स्पेसिफिकली मिलने गए। पर अब जब पूरा लीग आ रहा है तो ये मतलब एक पूरे अरब वर्ल्ड में सहमति बन रही है कि भारत के साथ ऑयल पे उनको क्या डील करनी है, उनको एआई पे क्या डील करनी है, उनको करेंसी जो आप बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्या डील करनी है, उनको डिफेंस पे क्या डील करनी है। तो एक कलेक्टिव बिग पैकेज और मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स के बाद यहाँ पे कहा जाता है रफली 240 बिलियन तक का व्यापार है। तो वो 240 बिलियन का एक बड़ा पैकेज आपको डील होते हुए दिख रहा है, ट्रेड होते हुए दिख रहा है, और इंडियन इकोनॉमी को वो किस तरह चेंज करेगा। देखिए, बहुत सारे जो भारत के वर्कर्स हैं वो अरब लीग में काम करते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं। सेकेंड, आप ये देखिए ट्रेड हमारा जो है पाकिस्तान के साथ भी, हमारा जो ट्रेड है $10 बिलियन का, वो दुबई से रूट होके जाता है। और ये भी समझने वाली बात है कि अरब लीग जो है वो एक तरह से अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए भी भारत के ऊपर निर्भर है। और ये एक बहुत बड़ी जो बात है मुझे अभी समझ में आ रही है, क्योंकि भारत का जो एग्रीकल्चर, जो हाँ अच्छा पॉइंट आप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है, हमारा जो चावल और ये सब चीज है, दिस इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी, फ्यूचर पार्टनरशिप जो मैंने बताया था, ट्रेडिशनल एंड न्यू इंडस्ट्रीज दोनों जो है भारत के अंदर सारी, एक तरह से जो भारत का जो पावर है, इट कैन मैच एंड राइवल चाइना। क्योंकि द ओनली कंट्री विच कैन मैच चाइना टुडे इज भारत। अबंडेंट मैन पावर है, 67% हमारी जो पॉपुलेशन है इज बिलो द एज ऑफ 35। एक स्टेबल गवर्नमेंट है यहाँ पर, एक प्रोग्रेसिव लीडर है, वर्ल्ड लीडर है जिसके ऊपर सबको ट्रस्ट है। और ये एक चीज बताती है कि भारत को एक तरह से एक पेडेस्टल पे लेके आ चुके हैं मोदी जी, जिसमें जो काम है अभी, ये जो 10 या 11 साल का जो होमवर्क जो किया है उन्होंने, इतने रिलेशनशिप्स, इतना ट्रस्ट बनाया है, वी आर सीइंग दैट एक्चुअली हैपनिंग इन दिस टर्म। और ये डील्स एक तरह से जल्दी से जल्दी हो रही है। भारत के जो डेप्यूटी एनएसए है वो अभी ईरान में है। अभी हमारे एनएसए शायद हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो अगले हफ्ते जा रहे हैं अमेरिका। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जा रहे हैं मलेशिया नेक्स्ट वीक, और वो जाएंगे इजराइल, जाएंगे 27 तारीख को। उसके बीच में एआई समिट भी होने वाली है भारत के अंदर। 100 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद आ सकते हैं, मैक्रोन आ रहे हैं, लुला डी सिल्वा आ रहे हैं। और हम ब्राजील के साथ हम अभी डोमेस्टिक सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम हमारी जो कंपनी है हिंदुस्तान, हमारी जो कंपनी है अदानी और महिंद्रा है, वो उनके साथ वो एम्ब्रायर जेट्स के इसके लिए मिलिट्री और डोमेस्टिक दोनों के ऊपर काम चालू हो चुका है। ये बताती है कि भारत एक तरह से पेडेस्टल पे है। इस साल ब्रिक्स की समिट भारत में है। अब डोनाल्ड ट्रंप को डिसाइड करना है कि उसको क्वाड समिट के लिए आना है या नहीं आना है, या रोता है रहना है तो वो रोते ही रहेगा। ये एक तरह से भारत ने जो डॉलर के नीचे है, जो उन्होंने एक कूप किया है, वो अब यूएस समझ रहा है कि हम तो ट्रेड पर ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते जा रहे हैं। कनाडा के जो राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, वो भारत आने वाले हैं मार्च में। जनवरी 26 को अनीता आनंद जो फॉरेन मिनिस्टर है कनाडा की, वो भारत में थी। उन्होंने एस जयशंकर से मुलाकात की है।
और ये भी देखिए कि भारत के साथ इजराइल भी अपना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना चाहता है, और अभी नया न्यूज आया है इंडिया और चिली के बीच में भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा जिसमें हमको क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सेस मिलने वाला है। ये सब चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो रही है कि वर्ल्ड ओवर मेरे हिसाब से ये एक तरह से जियो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो भारत की मीडिया कवर नहीं कर रही है, पर दूसरी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, टर्किश मीडिया, अमेरिकन मीडिया, सब इसको एक तरह से इस इवेंट को वॉच कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वॉलेटिलिटी है जो फाइनेंशियल मार्केट्स में, जैसे पिछली रात हमने देखा है कि 27% फॉल हुआ है सिल्वर में और अदर मेटल्स में, तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी के लिए भी भारत को एक तरह से देखा जा रहा है। अब अमेरिका से डीलिंग करने की एक तरह से बातचीत भी हो रही है, और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी न्यूज होने वाली है इन द डेज टू कम। उमेश जी, मैं एक मीडिया पे कमेंट करूंगा क्योंकि आपने बीच में एक वो लाइन मार दी, भारत की मीडिया कवर नहीं कर रही। एज समबडी जो 10-15 साल से मीडिया पे जा रहा है और ऑलमोस्ट रोज ही जा रहा होता हूँ, मीडिया के पास बैंडविथ नहीं है इतने सीरियस इश्यूज को डिस्कस करने का, क्योंकि उनके पास वो 2 मिनट 4 मिनट एक 30 मिनट की डिबेट है। पैटर्न जो है ना, फॉर्मेट है, हमारी मीडिया का भी इस वर्ल्ड में फॉर्मेट चेंज होना पड़ेगा कि 30 मिनट की डिबेट में इश्करन आएगा तो बोलेगा 3 मिनट 4 मिनट अपनी बात, दूसरा गेस्ट बोलेगा, पैकेज देना है। वो एक 2090 मेरे ख्याल से जब से शुरू हुआ एनडीटीवी ऑनवर्ड्स 90s का मॉडल है जो 2000 में भी चला, 2010 के दशक में चला, 2020 के चल रहा है। अब मीडिया में एक चेंज होना पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस जो है, जैसे आप आते हैं और गेस्ट आते हैं, ऑडियंसेस को बहुत मजा आता है, वो चाहते हैं डिटेल्ड बात समझें। वी हैव अ वेरी एजुकेटेड ऑडियंस इन इंडिया, वी हैव वेरी एजुकेटेड यंग प्रोफेशनल्स, मिडिल एज प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, जो सारे ग्लोबल पैरामीटर्स को समझ के, जैसे मैं बोल रहा हूँ दुबई में कितना अब दुबई की हर, मैं गुड़गांव से ज्यादा मुझे दुबई की रियल एस्टेट की एड दिखती है, आप कहीं भी चले जाइए, राइट। और बहुत लोग पैसा ले जा रहे हैं, बहुत लोग लॉयर्स बहुत ऑफिस खोल रहे हैं वहां पे, वीसी वाले ऑफिस खोल रहे हैं, टैक्स पर्पसेस के लिए खोल रहे हैं। खैर अब तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, उसका कुछ टैक्स इंपैक्ट होगा, बट ये जो आपकी चीजें चल रही हैं एक ग्लोबल इकोनॉमी इन अ ट्रू वे, जहां पे भारत भी अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर रहा है और इसके लिए लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो मीडिया में ये चेंजेस आएंगी नहीं आएंगी, उनका मॉडल ये अफोर्ड करता है नहीं करता मुझे पता नहीं, पर यूट्यूब के अंदर ये अब पूरा एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी बनेगी, बिकॉज यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड के अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा था तो कुछ बोलने को था नहीं। जब यूएस लीड कर रहा है, जो यूएस का मन कर रहा है वो करेगा। अब जो रहता फैला है उससे यूएई में क्या हो रहा है, अरब लीग में भारत क्या कर रहा है, भारत ईयू में क्या कर रहा है, भारत वो रशिया का जो फेडरेशन आया था क्या है, ईए ईयू ईयू जो भी था उसका ना, उसके साथ क्या कर रहा है। अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटीज हैं बिजनेस की भी और स्किल्ड माइग्रेशन की भी और ब्लू कॉलर माइग्रेशन की भी। तो एक हम बड़े डिफरेंट वर्ल्ड में हैं मेरे ख्याल से, जो पूरा इकोनॉमिक और जॉब स्ट्रक्चर भारत में चेंज करने जा रहा है। डेफिनेटली आपने बहुत बढ़िया बात की है, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव था वो अमेरिकन सेंट्रिक था, अब एक तरह से वर्ल्ड सेंट्रिक हो गया है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं और भारत इसको लीड कर रहा है और सबको एक तरह से वॉइस दे रहा है। G20 को G21 बना दिया, अब मिडिल ईस्ट को भी बता रहा है कि आप अमेरिकन और चाइनीज जो इन्फ्लुएंस से बाहर आइए, आपके इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, आप चाहे तो डिक्टेट कर सकते हैं, इनकी डिक्टेशन सुनने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट द मैसेज क्लियरली इज, और ये बात एक तरह से मेरे हिसाब से डिस्प्ले करना चाहते हैं। शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है, मोदी जी ने बता दिया कि वो 22 देशों के जो गल्फ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है भारत में आ रहे हैं, और उसमें हमने एक्सक्लूड किया है टर्की और पाकिस्तान को। ये एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है, ये मुझे नजर आ रहा है। थैंक यू उमेश जी। ये अर्थक्वेक के अभी टर्मर्स में क्या क्या होगा उसको डिस्कस करते रहेंगे हम, बट ये अर्थक्वेक तो है, पाकिस्तान टर्की का डंप होना और भारत को चुना जाना अरब लीग की मीटिंग के लिए, और पाकिस्तान टर्की को स्पेशल गेस्ट, स्पेशल इनवाइटी नहीं बना, इनवाइटी क्या बनाएंगे जब भारत में मीटिंग कर रहे हैं। तो एक बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इसके टर्मर्स आएंगे, तो वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय सिया राम सर जी।